हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। भारत प्रेस की स्वतंत्रता वाली वर्ल्ड इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में 150वें नंबर पर है। इस तरह के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे जनता को, खास करके पत्रकारों को भरोसा होता है कि देश में संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ डटे हुए हैं। केरल में एक मलयाली भाषा का चैनल है मीडिया वन। इस टीवी चैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मलयालम चैनल को 4 हफ्तों के भीतर नवीनीकृत लाइसेंस देने के आदेश केंद्र सरकार को दिए हैं। मीडिया वन ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी थी। केरल हाईकोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें सुरक्षा कारणों को बताते हुए लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि मीडिया संगठन को इस तरह से लाइसेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश तक नया लाइसेंस जारी रहे। इसके अलावा उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बड़ी टिप्पणी की, कहा कि समाज के कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का इस तरह से विरोध नहीं किया जा सकता। ये लोगों के अधिकार से जुड़ी बात होती है। देश की सुरक्षा का हवाला देकर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि कोई भी सरकार इस तरह से बिना वजह बताए प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है और प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होती है। कोर्ट ने कहा है कि अगर मीडिया वन चैनल सरकार की नीतियों के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाता है तो इसे देश विरोधी या फिर सुरक्षा के लिए खतरा नहीं कहा जा सकता। अगर इस तरह का काम किया जाता है तो इस बात का खुला समर्थन है कि मीडिया संगठनों को सरकार का समर्थन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि चैनल अल्पसंख्यकों का पक्ष लेकर खबरें दिखाता था। दावा था कि यूएपीए, एनआरसी और न्यायपालिका की भी चैनल पर आलोचना हुई, हालांकि इसका कोई आतंकी लिंक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हवा में ही ऐसे दावे किए नहीं जा सकते हैं, इसके लिए कुछ ठोस आधार जरूर होने चाहिए। वहीं सीलबंद लिफाफे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले में इस तरह से कर देना, सीलबंद लिफाफा दे देना पारदर्शिता के लिए खतरा है। इससे कार्यवाही पर असर पड़ता है और याचिकाकर्ता अंधेरे में ही रह जाता है। उसके खिलाफ की गई कार्रवाई किस कारण से हुई है उसे पता ही नहीं चलता। तो सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी केंद्र सरकार ने असल में अपने एक फैसले में केरल के मलयाली भाषा के न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये कहते हुए कि देश विरोधी जो यहाँ पर कंटेंट है वो दिखाए जाते हैं। और केरल हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को जो है जारी रखा था और इसके खिलाफ चैनल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां पर चैनल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत और केंद्र सरकार को फटकार कि सुरक्षा कारणों का हवाला बताकर सीलबंद लिफाफा देकर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। आतंकी लिंक है, इसका ठोस आधार जरूर पेश करना होगा, तभी इस तरह की जो कार्रवाई है इसे जायज ठहराया जा सकता है। ये सीधा सीधा संदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक स्तंभ होता है और जब इस पर पाबंदियां लगनी शुरू होती है तो ये कहीं ना कहीं किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान दिखता है। और एक और डेवलपमेंट हो गई है इसी मामले में कि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, एक अमेंडमेंट जो है वो की जा रही है कि अगर फेक न्यूज़ पाया जाता है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर तो सरकार ये तय करेगी कि
वो फेक न्यूज़ हटा दिया जाएगा। हालांकि फेक न्यूज़ क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, ये किसी तरह से ये कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर इस तरह से सरकार फैसला करती है कि ये फेक न्यूज़ है तो क्या जुर्माना भरना पड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं कि मीडिया पर ये कंट्रोल करने की एक और बड़ी साजिश है क्या? हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ चुका है वरिष्ठ पत्रकारों का। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में और आपसे उनका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में जी। और थोड़ी आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय शुक्ला जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते सर। थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगी कि कुलबीर सिंह सेखों हैं, उनको कानूनी मामलों की जानकारी भी रहती है विशेष तौर पर, तो उनका भी हम स्वागत करें, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन अजय सर, मैं आपसे बातचीत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, शुरुआत करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केरल के मलयाली भाषा के चैनल पर टिप्पणी की और उन पर लगी पाबंदी हटा दी, और इस पर पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानूंगी। लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट, एक और खबर सामने आ गई है कि जो केंद्र सरकार है उसने आईटी रूल्स में एक अमेंडमेंट भी कर दिया है, ये कहते हुए कि जो फेक न्यूज़ है होगा, अगर पाया जाएगा तो पार्टी बना दी जाएगी, वो जो जिन्होंने इस फेक न्यूज़ को उस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ क्या है और इसे लेकर क्या जुर्माना भरना पड़ेगा, जो तमाम वरिष्ठ नेता एडिटर्स गिल्ड है उन्होंने भी चिंता जताई है, उस पर आऊंगी मैं बाद में। लेकिन पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और फैसले पर आपसे समझना चाहूंगी अजय सर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उसने कहा है कि किसी प्रधानमंत्री की या किसी की आलोचना करना जो है, देश की आलोचना करना नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की आलोचना करना नहीं है। और इसे कहीं पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कहीं राष्ट्र के खिलाफ है, और इसलिए स्थिति में इस तरह की कार्रवाई करना अनुचित है। यानी आलोचना को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की आलोचना, प्रधानमंत्री की आलोचना, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है और ये होना ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं और निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब काफी कड़ा वक्त चल रहा हो लोकतंत्र के, उस वक्त में ऐसा फैसला आना निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात होती है और इसे एक उम्मीद के तौर पे देखा जाए। क्योंकि आज की डेट में स्थिति ये हो रही है, जो महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, सबने मिलकर एक संविधान बनाया था जिसके जरिए कि इस देश के अंदर कानून का शासन स्थापित करने और ऐसा कानून का जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें देता है, हमें हमारे मानव अधिकारों को संरक्षित करता है, हमारे मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। वहां पर जब इस तरीके से हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे होते और राष्ट्र का नाम लेकर के और दूसरे सुरक्षा का नाम लेकर के जिस तरीके से हमला किया जा रहा हो, जिस तरीके से मीडिया को दबाया जा रहा हो, उस दौर में यह जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्र और सबका नाम लेकर के तमाम सारे पत्रकारों को जेल में डाल दिया, तमाम सारे लोगों के साथ हिंसा हो गई, तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। और इसके बाद हमारा एस्टेब्लिशमेंट जो है, सरकार जो है, बिल्कुल मूक दर्शक बनी देखती है और उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई करती है। ऐसे तमाम सारे पत्रकार हैं जो बेचारे सालों जेल में सड़ रहे हैं और बगैर किसी अपराध के सड़ रहे हैं। वास्तविकता देखेंगे, उनके खिलाफ झूठे मामले बनाए जाते हैं और किया जाता है। ये दुखद है और यह स्थिति निश्चित रूप से परेशानी वाली थी। ऐसी स्थिति में आपने सिर्फ इस आधार पर एक चैनल का वो निरस्त कर दिया कि हाँ, उसके किसी व्यक्ति का किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंध था, इस कारण से कर दें। भाई, जब एक्टिविटी उसने कोई नहीं करी, गलत नहीं करी, सब कुछ नहीं करी, तो फिर उसे कैसे किया जा सकता है? तो ये सारी बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा जजमेंट है और इसको मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है। जी
सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद है और एक ठोस जो टिप्पणी आई है उससे हम सबको जो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है वो बना है कि हाँ हमें खबरों को लेकर जो है किसी तरह की सोच और विचारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कहीं कोई कार्रवाई का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा, क्योंकि देश का जो कानून है, संविधान है, वो हमारे साथ लगातार डटा हुआ है। लेकिन इस बीच पीआईबी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि अमेंडमेंट किया गया है फेक न्यूज़ को लेकर और पार्टी बनाने की बात की गई है, इसमें डाली गई है, तो ये भी समझूंगी मैं आपसे। और कुलबीर सिंह सेखो जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुलबीर सिंह सेखो से भी समझेंगे। और फिर एक ये जो नया अमेंडमेंट आया है, खास करके मैं इसलिए बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही ये टिप्पणी की कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़रूरी है और सरकार की आलोचना देशद्रोह या फिर देश विरोधी नहीं कही जा सकती। और इसके तुरंत बाद इस तरह का अमेंडमेंट ना जाना क्या इशारा करता है कि क्या सरकार हर तरह से ये कोशिश कर रही है कि मीडिया जो है, जो भी सरकार की आलोचना कर रहा है या फिर उनकी योजनाओं में खामियां जो है जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए, ये क्या नीयत दिख रही है सरकार की। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टेट टॉक और हम कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि क्या सरकार जो है, केंद्र सरकार नए नए नियम लाकर ये कोशिश कर रही है कि प्रेस की स्वतंत्रता को किसी न किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके और फेक न्यूज़ का ये बहाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये फेक न्यूज़ कौन तय करेगा कि ये फेक न्यूज़ है। अगर सरकार तय करेगी तो ये सरकार का नियंत्रण ही होगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पर विरोध जताया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए अजय शुक्ला जी, आइए उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता लगातार 9 वर्षों से, सर प्रेस की स्वतंत्रता जब से 2014 के बाद से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से इसे लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा प्रकरण सामने आ जाता है जिससे कोई पत्रकार उस पर कार्रवाई, उसे बिना किसी ठोस आधार के जेल में रखा जाता है, उसे जमानत नहीं मिल पाती, उसे यूएपीए जैसे कानून का जो है सामना करना पड़ता है क्योंकि उसने ऐसे खबर को दिखाने की कोशिश की, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जो कि सरकार की नीतियों की खामी थी, सरकार के एक्शन में लापरवाही थी। और अब एक और ये आईटी रूल्स में अमेंडमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, ये 6 अप्रैल 2023 को ये जो बदलाव हैं ये किए गए हैं और आईटी मिनिस्ट्री के अंडर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये अमेंडमेंट रूल है सर। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एडिटर गिल्ड ने भी बहुत बड़ी जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें देखिए आईटी एक्ट 2008 में जो संशोधन हुए थे उसके तहत जो सारी चीजें होनी थी जी, और में जो चीज था फेक न्यूज को नियंत्रित करने को लेकर के था और ये निश्चित रूप से बेहद जरूरी था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तय कौन करेगा, सबसे बड़ी चीज इसमें 2-3 चीजें जी। फेक न्यूज के कोई भी पक्ष में नहीं हो सकता, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई जी, लेकिन उसको तय करने का अधिकार किसको? कौन बताएगा कि फेक है और नहीं है? आप अपने आप तो नहीं तय कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ये हुआ था कि पब्लिक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें आम लोगों से जुड़े हुए लोग या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक कमेटी होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने जो अब किया है अमेंडमेंट और उसके जरिए किया है कि हमारी ही कमेटी में जी, यानी सरकार की ही कमेटी होगी, हम ही मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है जी, क्या इंसाफ करेगा वाली स्थिति हो गई है जी, कि सरकार ही बनाएगी कानून की, सरकार ही कमेटी अपनी कमेटी करेगी और वही फैसला लेगी कि आप दोषी हैं कि नहीं है, यानी उसी को सजा सुनानी है, उसी को ही आपको प्रोसिक्यूट करना है, उसी को सारी चीज करनी है। तो यह एक बड़ा दुखद स्थिति। अच्छा, पहले क्या था कि यदि गलती होती है, जिसने गलती की है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, अब थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी होगी, यानी आप यदि उसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप भी जिम्मेदार होंगे। जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म पर यदि किसी ने फेक न्यूज डाली तो आप भी उसके लिए
जिम्मेदार होंगे, ये बड़ा दुखद स्थिति है। यानी हमको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी अब इसके लिए वो करना पड़ेगा, उन्हें भी दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये कमोबेश कहीं ना कहीं घेर कर डराने की कोशिश है। मैं आपको बताऊं, ये लागू होते ही स्थिति ये है, बिल्कुल सही सारे तथ्यों के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया कि किस तरीके से चाहे राजस्थान में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, या महाराष्ट्र में पालघर में हो, ये तीनों घटनाएं जो हुई थी, इन घटनाओं करने वाले जो मुसलमान जो थे, जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी की ही एक जो मुस्लिम मंच है उससे जुड़े हुए लोग थे, और उन्होंने वो आतंकी घटनाएं अंजाम दी थी। इसको लेकर के मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें सारे फैक्ट के साथ में दिया था। उसको इसी के तहत जो है सर्विस प्रोवाइडर ने हटा दिया उसे। मतलब आप सोचिए, उसको बनाए आज 4-5 महीने 6 महीने हो गए, और उसके बाद उसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कि साहब ये एक्ट हो गया तो उनके अंदर पैदा कर देता है जी। तो ये स्थिति है, ये डराने की कोशिश है, और ये डरा अपने मुताबिक सब कुछ कर लेने की कोशिश है, क्योंकि आपको तो मौका दिया नहीं जाता है सुनवाई के लिए। तो जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है कि दोनों पक्षों की सुनो, उसका इस कहीं पालन नहीं है। यह एक बड़ी चीज है, और यह मनमानी आपके ऊपर इंपोज कर देता है, आपको सजा सुना दे देता है, जिसके कारण आप सजा जेल में काटते रहिए, परेशान रहिए, आप जुर्माना भरते रहिए, और अंत में आप परेशान होकर कहिए भैया हम कुछ नहीं करेंगे, सही भी नहीं बोलेंगे। तो यह स्थिति पैदा कर देने की वो करी है। इस तरीके से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। उस स्थिति में यूट्यूब और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब सच्चाई कई जगह पे परोस रहे हैं, कई गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई सच्चाई, अधिकतर लोग सच्चाई परंपरागत मीडिया से अतिरिक्त जो है वो परोस रहे हैं, और जब सच्चाई लेके आ रहे हैं सामने, तो सरकार को चिंता हो रही है, और इसलिए सरकार इस तरह से उन्हें नियंत्रित कर देना चाहती है, जिससे वो सच्चाई न लाए, जो वो चाहे वही वो दिखाएं और वही करें, जिससे उनका एजेंडा पूरा हो। तो ये वास्तव में मीडिया को 100% अपने कब्जे में ले लेने का एक जो तरीका है, क्योंकि पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया आ चुका है, बस इतना सा बचा है वो भी आ जाए। तो ये एक डराने की कोशिश। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो राष्ट्रीय मीडिया है अब वो पूरी तरह से लगभग हम ये मान सकते हैं कि 70 से 80% जो है वो गोदी मीडिया कहलाने लगा है। लेकिन सरकार की इन कोशिशों के बावजूद सरकार को ये करना पड़ रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जो लोग जानकारियां लेकर आ रहे हैं सामने, उन पर भी कंट्रोल, फेक न्यूज़ के कथित रूल के साथ, नियम के साथ कंट्रोल करने की ये कवायद लग रही है। लेकिन जिस मकसद के साथ ये कोशिशें हो रही है अजय सर, मुझे लगता है कि ये मकसद सरकार को शायद नहीं मिल पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2024 का जो समय है, हम अप्रैल के महीने में बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है 1 साल शेष रह गया है आम चुनाव में, और सरकार को लग रहा है कि जितना नियंत्रण उसने करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा है शायद, और इसीलिए इस तरह की जो है गाइडलाइन सामने आ जाती है, नियम जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही स्थिति सरकार की लगातार कोशिश चल रही। जब से सरकार आई 2024 से आप देखिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे कब्जा कर लिया जाए और कैसे कानून के जरिए उसको बांध दिया जाए कि मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है, आप देखिए अमेरिका हो या दूसरे और तमाम सारे देश हो जहां लोकतंत्र है, वहां पर पूरी तरीके से मीडिया को स्वतंत्रता है। और आप इंडेक्स को यदि देखेंगे कि आज मीडिया की स्वतंत्रता के इंडेक्स में हमसे अच्छी स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया, हमसे अच्छी स्थिति के तमाम हमारे पड़ोसी देश पहुंच गए। यदि हम इतनी बुरी स्थिति में आ गए हैं तो यह हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत दुखद है, और यह हमारे लिए दर्द का विषय है कि किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। एक कानून के जरिए हमको इस तरीके से बांधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमें खत्म कर दिया जाए, हमारी स्वतंत्रता खत्म कर दिया जाए, हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए सरकार अपने मुताबिक सब कुछ करे,
इसके लिए तमाम नियम कानून सब कुछ इम्पोज किए जा रहे हैं। ये वही सरकार है। 2014 का आप इनका घोषणा पत्र देख लीजिए और अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हर रोज वो कानून खत्म किए जाएंगे, कम से कम रहेगा, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते थे। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। आज तो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट नजर आ रही है, गवर्नेंस तो कहीं दिख नहीं रही। तो ये हालत है और ये होगी तो निश्चित रूप से दुखद है। ये स्वतंत्रता पर हमला है, देश पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है और स्वतंत्र आवाज पर हमला है। जी अजय सर, कहीं ना कहीं एक ये अघोषित आपातकाल की बात कही जाती है कि क्या हम इंदिरा गांधी के ज़माने की तुलना कर रहे हैं इससे, लेकिन जितने भी वरिष्ठ पत्रकार उनसे मेरी बातचीत होती है वो कहते हैं कि आपातकाल ज़रूर लगा था इंदिरा गांधी के समय, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं दिखता था जो कि इस अघोषित आपातकाल में दिखता है कि वहां पर भी सरकार के जो है नुमाइंदे हैं वो जाते थे किसी भी प्रकाशन के दफ्तर में और वहां देखते थे कि सरकार के विरोधी कहीं कुछ लिखा तो नहीं है। लेकिन अभी जो है तमाम घटनाओं पर भी जो है नियंत्रण सरकार की दिखती है और उस आपातकाल से और वर्तमान में जिसे अघोषित आपातकाल कथित रूप से कहा जा रहा है, आप क्या डिफरेंस पाते हैं? मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मेरे परिवार के तमाम सारे लोगों ने इंदिरा गांधी के उस आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के उसमें काम किया था। और मैं आपको स्थिति बताऊं कि उस समय कहीं इस तरह से नहीं रोका जाता था। हमारा भी एक पब्लिकेशन होता था, तो आप ये समझिए कि सिर्फ आकर के वो ये कहते थे कि कोई ऐसा मत कीजिए। इंदिरा गांधी के ऊपर खिलाफ लिखने से मनाही नहीं थी, सिर्फ इसकी थी कि जिस तरीके से तमाम सारी चीजें थी उस समय, तमाम चीजों को लेकर के होता था कि ये देश सीआईए के कुछ लोग एजेंट हैं, कुछ क्या है, और ये सारी चीजें लेके उनको लेकर के रोका जाता था। और आंदोलनों को लेकर के कितनी खबरें छपी, न छपी होती तो उस समय में तमाम सारे अखबार लगातार छपते गए, क्या बंद कर दिए गए? नहीं। मैं इस चीज को कह रहा हूं। और आम आदमी को कभी प्रभावित नहीं किया जाता था, उसके आंदोलनों को प्रभावित नहीं किया जाता था। ये सिर्फ कुछ नेताओं तक ही सीमित रह था। और आज की स्थिति क्या है? हर व्यक्ति, आप क्या खाएंगे इस पर भी हमले हो रहे हैं, आप क्या पहनेंगे एक ब्रेक हो रहा है। आप यदि जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर लिंचिंग हो जाएगी, ये हो रहा है। तो आज ये स्थिति हो रही, तो ये स्थिति हो गई है और सरकार इसमें हिस्सेदारी निभा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। और अगर आपातकाल में सरकारों का नियंत्रण इस तरह से होता है, लेकिन इस नियंत्रण के बावजूद जो सरकारों का मकसद होता है कि जो सच है वो जनता के पास ना पहुंच पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतिहास गवाह है। और हम अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय घोषित आपातकाल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो जनता तक पहुंच ही जाती है, बेशक आप कोशिश कर ले कि इसको नियंत्रित कर ले। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम कोशिश करते हैं कि कुलबीर सिंह सेखो जो वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं कि सरकार की नीतियों की, योजनाओं की अगर आलोचना है तो ये क्या देश तो कहा जाना चाहिए या फिर सरकार को ही क्या राष्ट्र मानना चाहिए, उसे देश मानना चाहिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ही देश है और प्रधानमंत्री जो हैं अगर उनकी आलोचना होती है तो ये राष्ट्र का अपमान किया जाना होता है। हमारे साथ कुलबीर सिंह सेखो भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और अजय शुक्ला सर हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। और लेकिन कुलबीर जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की कार्रवाई फैसला सुनाता है और टिप्पणियां करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा न्यायपालिका के जरिए तो हो रही है और जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसे लेकर जनता को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार हम सब इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि एक भय का माहौल जो है 2014 के बाद से बनाने की कोशिश यहाँ पर लगातार हो रही है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद जो है वो सच बाहर आ रहा है और ये सच बाहर लाने में बहुत बड़ा जो रोल प्ले कर रहे, भूमिका निभा रहे हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स निभा रहे हैं। और खुद अजय सर अपना एक
चैनल चलाते हैं और ऐसे बहुत सारे जो निर्भीक पत्रकार हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ही सही जानकारी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तकनीक का ज़माना है। कुलबीर सर, आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं समझना चाहूँगी आपसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं, उसके बाद मैं समझूंगी कि IT रूल्स में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे। कुलबीर सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है। इसकी बहुत पहले जरूरत थी, ये आना चाहिए था कि ये जो अब हमारा जो है मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनकी आजादी के लिए ये फैसला बहुत जरूरी था जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 टिप्पणियां की है। एक तो जो सील्ड कवर वाला कल्चर है, प्रोसीजर वो बंद कर ले। दूसरा कैविले एटीट्यूड है जो कोर्ट का, उसके लिए भी उस पर टिप्पणी की है। और इस टिप्पणी में ये बोला है कि जो उसको जो रिस्पोंडेंट है, जो पिटिशनर कोर्ट में आया था, उसको स्टेट ने रिप्लाई दिया भी जो सील्ड कवर में हमें नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी रिपोर्ट मिली है, तो ये उसका जो पिटिशनर का वकील था उसको तो डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है, तो वो जो सिंगल जज का फैसला है उसके खिलाफ न्यूज चैनल DB के पास चला गया लेटर पेटेड अपील में। लेटर पेटेड अपील में भी सेम ही वही सील जो स्टेट ने, गवर्नमेंट ने पेश किया वो भी सील्ड कवर में कर दिया। तो जो पिटिशनर का न्यूज चैनल का वकील था उसको तो अपना केस डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला कि नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है। तो देखो इस चैनल से या इस कंटेंट से जो पेश किया जा रहा क्या खतरा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जो सील्ड कवर में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर सेंटर के जो केंद्रीय डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उनका रिप्लाई था, उसको खोला और देखा और टिप्पणी की भी कोई भी समझदार व्यक्ति जो इसको रिपोर्ट को पढ़ेगा वो देखेगा, वो इसको इस रिपोर्ट को खोलेगा, जब पिटिशन के वकील को देने का देश की सिक्योरिटी को क्या खतरा हो सकता है। उसमें सिर्फ जितना मैंने वो जजमेंट तो पढ़ी नहीं, लेकिन जितनी मैंने न्यूज पढ़ी उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इस न्यूज चैनल के जो प्रमोटर है उनका एक जमाते इस्लामिक हिंद नाम की जथेबंदी के साथ अलाइड लिंक है। लेकिन माननीय कोर्ट ने ये भी मैंने पढ़ा न्यूज में, उन्हें बोला भी ये जो जथेबंदी है ये इंडिया में बैन नहीं है। अगर बैन नहीं है तो उसका कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है उसके साथ कोई भी रिलेशन रख सकता है, कोई भी लिंक रख सकता है। जी, ये बंद लिफाफे वाले जी जो जी बिल्कुल मीडिया की इसके लिए ये बहुत अच्छा फैसला आया है जी। जो अधिकार मिले हुए हैं भारतीय संविधान में, उनका लगातार ही हनन हो रहा है। सभी सरकारें करती आई है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो उसके बचाव में आगे आके वो हमारे जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा करती है। जी, रक्षा न्यायपालिका की तरफ से हो रही है अधिकारों की, लेकिन अजय सर मैं समझना चाहूंगी कि जो सिद्दीक कप्पन है केरल के पत्रकार, वो अपनी न्याय की लड़ाई इसलिए लड़ पाए क्योंकि उनको केरल में जो प्रेस यूनिटी है वो रही और उनके साथ वो लड़े और उनको जो है न्याय मिला, वो जेल से बाहर आ सके। लेकिन कई पत्रकार, आप भी ऐसे कई पत्रकारों को जानते होंगे, मैं भी ऐसे कई पत्रकारों को जानती हूँ कि जो निर्भीकता से सच सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं और सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उन्हें जो न्यायिक इंसाफ है या फिर अधिकार है वो लड़ाई नहीं लड़ पाते। इस तरह के सोर्सेज जो है उसकी कमी आ जाती है क्योंकि कई बार आर्थिक मोर्चे पर ही इस तरह के संसाधन नहीं जुटा पाते। तो इसे लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है जिसका हम आकलन भी नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए नया सबसे बड़ी चीज ये है, आपको याद होगा चंद समय पहले फैक्ट चेकर जो थे मोहम्मद जुबैर, वो तो झूठ और सच का पता लगाते थे और झूठ और सच का पता लगाकर जो झूठ भारतीय जनता पार्टी के या उनके IT सेल के या उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसका ही उन्होंने खुलासा किया था और वो सारी पार्टियों और सभी के उसका फैक्ट चेक करते थे और फैक्ट चेकर थे
जी। ऐसे पत्रकार को जेल में डाल दिया गया, यूएपीए लगा दिया गया, और फिर ये लगा कि एक जगह से कहीं ना छूट जाए तो कितनी जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सेम केस में पूरे उसमें हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दे दी तो जमानत के बाद में उन्हें फंसाने की और देरी करने की कोशिश की गई। फिर उनके ऊपर कि उन्होंने उनकी जो वो था कंपनी थी या संस्था कहिए जिसके जरिए वो करते थे प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर यह हुआ कि उसको 36,000 रुपए कहीं से बाहर से डोनेशन आया था। इस कारण से उनके ऊपर ईडी की भी जांच शुरू कर दी गई। इसी तरीके से सिद्दीकी कप्पन के साथ हुआ था, आपको याद होगा कि इतने रुपए की उन्हें ये विदेश से मदद मिली है, वो भी चंद हजार रुपए में थी। आप समझिए कि बड़े बड़े अडानी जैसे और तमाम सारे जैसे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके और न जाने क्या क्या कर ले जाते हैं, उस पे तो जांच नहीं कराने को तैयार होते हैं। एक पत्रकार जिसपे 32, 35, 26,000 रुपए कि हाँ साहब उसको उसमें मदद के लिए आया और सब कुछ करके और ये बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो आप ये देखिए कि कैसे कानून का दुरुपयोग होता है, कैसे आवाज को दबाया जाए उसको लेकर के वो होता है, कैसे यूएपीए लगा दिया जाता है। सिद्दीकी कप्पन का क्या दोष था, वो सिर्फ जो हाथरस में एक विक्टिम थी लड़की, उसकी मदद के लिए उसके लिए उसे कवर करने के लिए जा रहे थे, उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, 28 महीने तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब वो रिहा हुए तो आपने जब रिहा होने का आ गया, आदेश आ गया, जमानत हो गई, तब आप उनके ऊपर कहते हो कि नहीं अभी अब इनके खिलाफ हम वो भी क्या कहते हैं कर देते हैं, ईडी का मामला दर्ज कर दे रहे हैं। अरे आप ये तो आप कमोबेश एक साजिश के तहत पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पूरी सरकार सब लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके झूठ का खुलासा करते हैं। वो मोहम्मद जुबैर आपके झूठ का खुलासा कर रहा था, ये आपको बर्दाश्त नहीं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम ऐसा कानून ला रहे हैं, ऐसी सख्ती कर रहे हैं कि कोई फेक न्यूज न फैला पाए। तो सबसे पहले तो आप अपने दामन में झांकिए कि फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री तो आप चला रहे हैं, और जब आप चला रहे हो आप क्या कहेंगे, कौन चेक करेगा? वही जो मैंने पहले कहा, मेरा वकील ही मेरा मुंसिफ है, क्या इंसाफ करेगा? तो वो वही स्थिति है। सर मैं ये समझना चाह रही, अगर पीआईबी के अधिकारी ये चेक करेंगे कि ये न्यूज़ सरकारी जो है आंकड़ों के अनुसार नहीं है, या फिर ये न्यूज़ जो है इसके आंकड़े सही नहीं है और सरकार को ये सही नहीं लगता है, तो फिर जो एडिटर्स हैं, जो विभिन्न मीडिया संस्थानों के एडिटर्स हैं, वो क्या करेंगे? फिर उनके हाथ से तो उस खबर का जो है नियंत्रण ही चला जाएगा, वो सरकार के पास चला जाएगा। तो ये फेक न्यूज़ के नाम पर ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आघात है मीडिया की स्वतंत्रता पर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर तो यही स्थिति होगी कि एडिटर को अपॉइंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, एडिटर को रखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आप ही को करना है। और कमोबेश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज हम देख रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां स्थितियां हम देख रहे हैं कि वो स्थितियां हैं। आज जिन दिनों मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल का एडिटर इन चीफ था मेन स्ट्रीम, तो उन दिनों की मैं बात बताता हूं कि वो शुरुआत हो चुकी थी जी। हमें मैसेज आता था अपने एमडी की तरफ से कि आज इस चीज पे डिबेट करवा लो। तो मैं कहता था नहीं, इससे अच्छा सब्जेक्ट ये है, ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इस पे कराते हैं। उनका नहीं, वहां से डायरेक्शन आया है और इसको यही कराना है, और इसके लिए पैनल की भी जो है लिस्ट वही भेज रहे हैं। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि पैनलिस्ट भी वही तय करेंगे, सबको ही वही तय करेगा, तो हम वहां पर बैठ के फिर हमें आप क्यों इतने वो कर रहे हो? और अंततः यही स्थिति होती। तो आज सभी जगह हो गया। आप देखिए, एक पार्टी का प्रवक्ता बैठाया जाता है, उसके साथ में एक कहा जाता है कि ये स्पेशलिस्ट है किसी सब्जेक्ट का या किसी का, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा एक व्यक्ति बैठाया जाता है कि हाँ ये सब सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उस कारण से वो भी उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। बाकी फिर एक विभिन्न पार्टियों के बैठा के, और उसके बाद में जो एंकर होता है वो भी सरकार के ही तरफ से एंकरिंग करता नजर आता है। यानी
8 आदमी में 4 आदमी तो उन्होंने बैठा दिए उनके, बाकी लोग अलग अलग उसके बैठा दिए और ऐसे बैठा दिए कि जो आपस में उनकी वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष तो पूरा खत्म कर दिया और जो सत्ता पक्ष है उसे इतना हावी कर दिया कि चैनल भी और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जी। तो यह स्थितियां आज हो गई हैं। जी जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर कुलबीर सर से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सील बंद लिफाफे पर टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये कितना जो फायदा है वो स्वतंत्र पत्रकारों को पहुंचाएगी और निर्भीक पत्रकारों को पहुंचाएगी, क्योंकि जिस देश में अगर खबरों पर ही नियंत्रण किया जाने लगे तो जनता और कमजोर वर्ग की जो आवाज है ये कुचलने जैसा प्रतीत होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कुलबीर सिंह सेखो हमारे साथ बने हुए हैं। एक दिन कुलबीर जी, 2 दिन पहले ही हम खुश हो रहे थे इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी, केंद्र सरकार को लताड़ की देश विरोधी कंटेंट नहीं कहा जा सकता अगर सरकार की आलोचना हो रही है या फिर सरकार की खामियों की बात हो रही है। लेकिन 2 दिन के बाद ही इस तरह के नियम बना दिए जाते हैं कि फेक न्यूज़ को लेकर पीआईबी को और ताकत मिल गई है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसे पीआईबी ये पाती है कि ये फेक न्यूज़ है तो फिर कार्रवाई की जाएगी और उस मीडिया प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट हटाने पर मजबूर किया जाएगा और हो सकता है कि कोई फाइन भी शायद हो इससे जुड़ा हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पष्टता इस नियम को लेकर नहीं सामने आई, लेकिन इतना पता है कि पीआईबी को अधिकार मिल गए हैं। आप ये सील बंद वाले पर कुलबीर सर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कितना बड़ा झटका देखते हैं कि सरकार को मिला और यही वजह हो सकती है कि सरकार ने तुरंत ही इस तरह का नियम लाया और पीआईबी को और ताकत दे दी फेक न्यूज़, कथित फेक न्यूज़ को लेकर। कुलबीर जी, सरकार को तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो सील्ड कवर कल्चर है, सील्ड कवर प्रोसीजर है, तो सरकार उसमें कुछ भी एक लाइन या एक वर्ड लेके बंद करके दे देगी। अगर हम इसको जैसे आरटी एक्ट में भी जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का, देश की सिक्योरिटी का, उसमें वो बाहर कर दिया, उसमें रोक लगा दी, उसकी जानकारी नहीं मिल सकती जी आरटी एक्ट के अंदर। वो एक्ट जो पार्लियामेंट ने बना दिया वो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब ये सरकार धक्का करने लगी है नागरिकों के साथ भी, किसी भी को देश की सिक्योरिटी के साथ जोड़ के उसको सील्ड कवर में कोर्ट में दे दिया। ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसको खोला ना जाए। तो जो पिटिशनर है कोर्ट में अप्रोच करता है, जो अपना ग्रीवेंस लेके जाता है, जो अपना मसला हल करने के जाता है, उसको तो अपना उसको प्रोटेक्ट करने का जो उनका राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने का तो राइट ही नहीं मिलता। तो अगर लिफाफा खुलेगा उसमें कंटेंट्स पता लगेंगे, देश की सिक्योरिटी के लिए क्या खतरा है, तो वो अपने केस को प्लीड करेगा। तो सरकार की मनमानी हो जाएगी, उसमें एक ए या बी एक वर्ड लेके उसको सील करके कोर्ट को बुला देंगे, ये कोर्ट को पकड़ा देंगे, ये हमने इसलिए इस चैनल को बैन किया है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो मटेरियल है वो इस लिफाफे में बंद है। तो पिटिशनर क्या करेगा? तो कोर्ट जैसे केरला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच ने भी यही कहते हैं ये देश की सिक्योरिटी का मसला है, हम इसको चैनल को रिज्यूम कर सकते, इसका लाइसेंस रिन्यू कर सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों के लिए आगे आई, उसने बहुत बड़ा फैसला दिया भी हम उसको सील्ड कवर लिफाफे को खोल के तो देखें भी कितना बड़ा खतरा देश की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है। खतरा कुछ नहीं था, जैसे एज पर न्यूज रिपोर्ट, मैंने जब जजमेंट तो पढ़ी नहीं, न्यूज रिपोर्ट में आया भी उसका जो चैनल का प्रमोटर है उसका एक जत्थेबंदी से अलाइड लिंक है। तो वो जत्थेबंदी न्यूज़पेपर में जैसे मैंने पढ़ा, वो जत्थेबंदी तो बैंड ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बैंड ही नहीं है जी। उसके साथ जो हमें अधिकार मिला हुआ है स्वतंत्रता का, हम किसी भी देश के नागरिकों की जत्थेबंदी को, किसी भी चैनल को, न्यूज़पेपर को, किसी पब्लिशर को हम ज्वाइन कर सकते हैं, रिलेशन रख सकते हैं। बिल्कुल, उस रिलेशन रखना तो भारत के कानून में बैन ही नहीं है जी। तो सील्ड कवर प्रोसीजर के ऊपर भी टिप्पणी की है भी ऐसे जो कोर्टों के पास अधिकार है वो उसको देखे, आंखें खोल के तो देखे। अजय सर, बीच में क्या
जी, मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि हम पत्रकारों की जो कार्यशैली होती है कि हमें सूचना कहाँ से मिली, हमें जानकारी कहाँ से मिली, इसका सूत्र बताने की जो है ज़रूरत नहीं है, ये अधिकार हमें मिला हुआ है। तो जब ये अधिकार मिला हुआ है तो इसके बीच इस तरह के जब नियम लेकर सरकार आ जाती है तो इन अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा? क्या हमें बाध्य होना पड़ेगा कि हमें सूत्र बताने पड़ेंगे, या फिर हम इस अधिकार के साथ आगे काम करते रहेंगे कि हाँ, ये जानकारी मिली है सूत्रों से और ये जो आंकड़े हैं ये सही है? खास करके मैं कोविड के समय आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो आंकड़े थे, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियां थी जो भारत में मौतों के आंकड़े बता रही थी, और भारत में जो सरकार मौत के आंकड़े बता रही थी, नदियों में जो लाशें मिल रही थी, बरामद हो रहे थे, ये बताए थे कि स्थिति कितनी भयंकर थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन भारत सरकार मानने से इनकार कर रही थी। अजय जी, ये स्वाभाविक सी बात है। आप एक चीज समझिए, तब तो एक चीज है कि आपसे पूछा जा रहा था कि हाँ आप बताइए आपने गलत या सही, लेकिन अब तो वो भी नहीं पूछना है। अब तो वो कमेटी अपने आप तय कर देगी, आपसे पूछेगी भी नहीं जी, आपसे सच भी नहीं जानी। तो यह स्थिति पैदा कर दी है कि आपसे कुछ पूछना नहीं है, आप पर आरोप है कि आपने गलत न्यूज चलाई है, जो भी कुछ किया। तो उस स्थिति में आप पर इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ा दुखद स्थिति है, और यह तो सरासर दुरुपयोग ही नहीं है, ये पूरी तरीके से अपने एजेंडे को आप पर थोप देने की पूरी प्रक्रिया है, और वो सरकार ने की है। और यह संशोधन हमको इस तरीके से खत्म कर देता है जी। तो पत्रकारिता आपकी नहीं रहेगी, आपको नहीं रहेगा। यदि आपसे होता कि आपसे पूछा जाएगा, फिर आप जवाब देंगे, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई होगी, तो भी ठीक है। वो तो सीधे बाध्य कर देंगे सर्विस प्रोवाइडर को कि आप तुरंत वो कंटेंट हटा दी। जी जी, मतलब हमसे कि हमने वो कहां से लिया, क्या किया, वो सारी चीजें तो बात की बात है। वो जब हम कोर्ट पे जाएंगे और तब हमसे जो भी स्थितियां होंगी बनेगी, और फिर हमें मजबूरी में अपने सोर्सेज बताने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो स्थिति उन्होंने तो पहले ही कर दी है। उन्होंने कर दिया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले ही एक तो जो आपके ऊपर हम तथाकथित आरोप है, वो आरोप खत्म कर देंगे, हम आपको ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद में जब आपको कोर्ट ले जाएंगे तब आपसे बाकी चीजें उगलवा लेंगे। तो यह स्थिति उन्होंने की है कि आप इतना डर जाएं कि इसके बाद में आपके जवान से कोई सच निकले ही नहीं, वही निकले जो सरकार दिखाना चाहती है। उनका फैक्ट चेक असल में फैक्ट चेक नहीं है, वो अपने एजेंडे को लागू करना है। जैसे आपने देखा एनसीईआरटी की किताबों से मुगल का पूरा वो 250 साल गायब हो गया जी। अब आप एक बात बताइए, 250 साल यदि आप कह देंगे 1500 के बाद में कोई 1600 शताब्दी नहीं हुई, 1700 शताब्दी नहीं हुई, तो फिर आप बच्चे को सीधे 1800 शताब्दी पढ़ाएंगे तो मतलब 16 सप्ताह की गणित ही खत्म हो गई। इसके बाद में गिनती खत्म कर देंगे, इसके बाद में आप नेहरू का चैप्टर खत्म कर देंगे, इसके कि नेहरू नाम का कोई था, और इसके बाद में आप चैप्टर खत्म कर देंगे कि गांधी को किसी ने मारा था और उसके कारण आरएसएस पे बैन लगा था। तो ये स्थिति है कि हम आपको खत्म कर देंगे। तो यह सब समय बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं अजय सर आपसे ये भी समझ लेना चाहती हूँ कि इस समय के बाद से आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 तक, आम चुनाव तक मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी, और ये नियम उसी दिशा में आए हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा, और हम और आप जैसे जो पत्रकार हैं, अपनी बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन कार्रवाइयों से और ऐसे नियमों से ज़रूर ऐसा महसूस होता है कि क्या और कठिन हो जाएगा सच सामने ला पाना। बिल्कुल, पहले जो एक स्वतंत्रता होती थी, आप देखिए ना, मैं तो ये फिर कहता हूं, जिस इंदिरा गांधी के आपातकाल की जब बात होती तो कितने लोगों को बंद कर दिया गया था इसमें कि हाँ यूएपीए लगा दिया गया हो या उस तरह से कर दिया गया हो। लिखने पढ़ने पे तो कभी नहीं लगा जी, एक भी केस नहीं, सिंगल केस नहीं। सिंपल से वो होते थे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो निरोधात्मक कार्यवाही करता है वो छोटी सी हो जाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता जी। और आज क्या स्थिति है,
आज 100% झूठ जो लोग परोसते हैं वही कह रहे हैं हम फैक्ट चेक करेंगे जी। और जो वो करते हैं वो फैक्ट चेक करेंगे और फिर आपको प्रोसिक्यूट करेंगे जी। और प्रोसिक्यूट करने के पहले ही आपको हम सजा दे देंगे कि आप कंटेंट हटाइए, हटा देंगे, आपके उसको ब्लॉक भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मतलब सजा और सब कुछ पहले हो जाएगा। बाद में फिर आप जाइए कोर्ट जाइए, वहां पर आप जवाब कीजिए और कटघरे में खड़े रहिए। तो ये आपको डराकर पत्रकारिता को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और रोकना पड़ रहा है मुझे। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पष्टता से अपनी बात यहाँ पर रखी और पत्रकारिता को कितना बड़ा जो नुकसान या फिर ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है निर्भीक पत्रकारिता को, जो किसी भी लोकतंत्र में जो है एक स्तंभ कहा जाता है, जनता और कमजोरों की आवाज होती है पत्रकारिता। कुलबीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम समय के लिए हमारे साथ जुड़ पाए, लेकिन आपने जो सील लिफाफे की बात रखी है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत बताती है कि हम कार्रवाई भी करेंगे, हम आपको कारण भी नहीं बताएंगे, लेकिन आपको वो कंटेंट भी जो है हटाना पड़ेगा। नए नियम आईटी रूल्स ये कहते हैं कि अगर सरकार पीआईबी के अधिकारियों को लगता है कि ये फैक्ट जो है सही नहीं है, ये भी वही तय करेंगे, ये एडिटर्स नहीं तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट टॉक में फीडबैक देना ना भूले। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? info@justbroadcasting.com पर और नेहा@justbroadcasting.com पर। नमस्कार।